हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एस के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपके कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहां अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी इसकी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट यूनिट को। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें देखना क्या क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज का कंसेप्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कंसेप्ट। सिर्फ ये 3 चीजें देखनी है और इसमें आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा छोटी सी यूनिट है, एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको इसे कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी द इंडेमनिफायर टू कंपनसेट अनदर पार्टी द इंडेमनिटी फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट द इंडेमनिटी में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट और कंडक्ट। ये क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है। वो पार्टी कौन होती है? इंडेमनिफायर प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को, वो दूसरा पर्सन कहलाता है इंडेमनिटी। मतलब इंडेमनिफायर प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनिटी को, किसके लिए? कि अगर इंडेमनिटी को कोई भी लॉस होता है, किसी इवेंट जो इवेंट वो बता रहा है या किसी कंडक्ट जो कंडक्ट वो बता रहा है उसकी वजह से, तो उसके लिए इंडेमनिफायर उसे कंपनसेट करेगा, उसे कंपनसेशन पे करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। A contract of indemnity is defined as contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। सिंपल भाषा में बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी या एक पर्सन दूसरी पार्टी या दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि वो इसे उसे सेव करेगा। किस चीज से? किसी कंडक्ट से जब उसे लॉस हो या फिर किसी पर्सन की वजह से उसे लॉस हो। मतलब प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी वजह से अगर उसे कोई लॉस हो या किसी और पर्सन की वजह से अगर उसे कोई लॉस होता है, तो उसके लिए प्रॉमिसर उसे कंपनसेट करेगा या उसे सेव करेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। In simple term, it is a promise by one party to compensate another for any loss or liability the latter may suffer due to certain specified reason। और क्या बोला है? और सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, ये एक तरीके का प्रॉमिस होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है कि अगर उसे कोई भी लॉस होता है किसी स्पेसिफाइड रीजन की वजह से, तो उसके लिए वो पर्सन उसे कंपनसेट करेगा, उसके लॉस की भरपाई करेगा। तो वो चीज कहलाती है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। तो पहला आता है प्रॉमिस टू कंपनसेट होता है। तो द इंडेमनिफायर प्रॉमिसेस टू मेक गुड एनी लॉस सफर्ड बाय इंडेमनिटी। इसके अंदर जो इंडेमनिफायर होता है वो प्रॉमिस करता है इंडेमनिटी को कि अगर उसे कोई भी लॉस होगा तो वो उसे ठीक करके देगा। नेक्स्ट होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर अराइजेज ओनली अपॉन द ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट और लॉस। जो इंडेमनिफायर होता है उसकी लाइबिलिटी तभी बनती है जब कोई इवेंट होता है या दूसरे पर्सन को लॉस होता है। जब तक उसे लॉस नहीं होगा तब तक उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉड स्कोप होता है। तो इट कैन कवर लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इंडेमनिफायर ओन एक्शन और दोज ऑफ अ थर्ड पार्टी। इसके अंदर इंडेमनिफायर की खुद की वजह से अगर कोई लॉस होता है वो भी, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होता है वो भी, दोनों चीजें कवर होती हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में दिया है सबसे पहले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो कॉमनली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। वेयर द इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर कवर्ड लॉसेज, जहां पर जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को जो भी लॉस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए होते हैं उनके लिए कंपनसेट करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट होता है कंपनी डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी में भी इंडेमनिफाइड बाय कंपनी अगेंस्ट लीगल कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग लॉसूट रिलेटेड टू देयर रोल सब्जेक्ट टू लीगल लिमिट एंड कंपनी आर्टिकल। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो इंडेमनिफाई किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, अगर वो कंपनी को सेव करते हुए उनका कोई लॉस होता है, मतलब किसी केस में कंपनी को बचाते हुए डायरेक्टर का कोई लॉस होता है तो उसके लिए कंपनी उन्हें कंपनसेट करती है। अब इसके लीगल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के? तो इन्फोर्सेबिलिटी, तो इंडेमनिटी क्लॉजेस आर जनरली इन्फोर्सेबल अनलेस दे कॉन्ट्रावीन पब्लिक पॉलिसी और लीगल रिस्ट्रिक्शन। जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीगल रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट है तो फिर आप उसे इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस लॉ। तो मैनी प्रिंसिपल गवर्निंग इंडेमनिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस लॉ। कई सारे जो प्रिंसिपल होते हैं इंडेमनिटी के वो किस चीज से गवर्न होते हैं? इंश्योरेंस लॉ से गवर्न होते हैं। तो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी से मिलता जुलता आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कंडक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो पर्सन गारंटी दे रहा होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जिस पर्सन की वो गारंटी दे रहा है अगर उसने वो काम नहीं करा, वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करा या कुछ भी जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो काम नहीं करा, तो उसके बदले वो पर्सन जो गारंटी दे रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। तो वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट इन्वॉल्व थ्री पार्टी, इसके अंदर तीन पार्टी होती हैं, द प्रिंसिपल डेटर, द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, जिसे हम गारंटर भी कहते हैं। ये तीन लोग होते हैं इसके अंदर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व थ्री पार्टी, द क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? टू हुम डेट इज ओन, जिसको गारंटी दी जा रही है एक तरीके से वो होता है क्रेडिटर। द प्रिंसिपल डेटर हु ओव्स द डेट, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल डेटर। एंड द श्योरिटी, श्योरिटी कौन कहलाता है? जो पर्सन गारंटी दे रहा है। तो ये तीन पार्टी आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होती हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो ये एक थ्री पार्टी रिलेशनशिप होती है, इन्वॉल्व अ प्राइमरी ऑब्लिगेशन डेट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विच द श्योरिटी गारंटी। थ्री पार्टी रिलेशनशिप होती है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कुछ चीजें एक्सचेंज हुई होती हैं और जो श्योरिटी होता है वो उसके लिए प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी ले रहा होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइबिलिटी। द श्योरिटी इज लाइबिलिटी इज कंटिंजेंट अपॉन द डेटर डिफॉल्ट। जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की वो कैसी होती है? सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, मतलब जब डेटर डिफॉल्ट करेगा तभी श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी। नेक्स्ट है कॉन्सिडेंशियल नेचर। इट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी इन्वॉल्व। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब तीनों पार्टी की कंसेंट हो, मतलब तीनों पार्टी एग्री कर रहे हो। ठीक है। गारंटी दो टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी स्पेसिफिक गारंटी, गारंटी अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और डेट। जब एक पर्सन किसी एक सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या सिंगल डेट के लिए गारंटी देता है कि हाँ अगर इस ट्रांजैक्शन में या इस डेट में प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा तो मैं इसका लॉस बियर करूंगा और मैं इसका प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, तो वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक गारंटी, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए गारंटी। नेक्स्ट होता है हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कवर फ्यूचर ट्रांजैक्शन और डेट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और लिमिट। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? वो एक टाइम पीरियड बता देता है श्योरिटी या गारंटर की इतने टाइम तक जो जो ट्रांजैक्शन ये करेगा अगर उसमें ये कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए मैं लायबल हूं, तो वो गारंटी कहलाती है आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है। लीगल प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके? तो इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल, द श्योरिटी लायबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ऑब्लिगेशन टू क्रेडिटर। जो श्योरिटी की लायबिलिटी वो इंडिपेंडेंट होती है प्रिंसिपल डेटर की ऑब्लिगेशन से। राइट ऑफ श्योरिटी होता है अपॉन फुलफिलिंग द गारंटी द श्योरिटी में इंटरटेल द राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड इंडेबिलिटी अगेंस्ट डेटर। अब ये क्या होता है? तो इसमें मान लो प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा तो अब जो गारंटर है वो क्रेडिटर के लिए लायबल हो जाएगा, उस गारंटर की ऑब्लिगेशन आ जाएगी तो वो उस गारंटी को फुलफिल कर देगा जो उसने गारंटी दी थी कि अगर ये कोई डिफॉल्ट करेगा तो मैं कंपनसेट करूंगा, तो वो कंपनसेट कर देता है।
अब कंपनसेट करने के बाद क्या होगा, जो प्रिंसिपल डेटर है वो किसके लिए लायबल हो जाएगा, उस पर्सन को कंपनसेट करने के लिए लायबल हो जाएगा, गारंटर को कंपनसेट करने के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी को हमने पढ़ा, अब इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। तो इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर लॉस और डैमेज, वेयर गारंटी इज अ प्रॉमिस टू परफॉर्म और पे इफ अनदर फेल टू डू सो। इंडेमनिटी में क्या होता है, किसी लॉस या डैमेज के लिए कंपनसेट करा जाता है, लेकिन गारंटी के अंदर अगर कोई और डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए आप परफॉर्म करते हैं या प्रॉमिस करते हैं, वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टी इन्वॉल्व। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी, जबकि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आपकी तीन पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी। नेक्स्ट है ट्रिगरिंग इवेंट। तो इंडेमनिटी इज ट्रिगर्ड बाय लॉस और डैमेज, वेयर गारंटी इज ट्रिगर्ड बाय डिफॉल्ट ऑफ डेटर। इंडेमनिटी कब अराइज होती है, जब कोई लॉस या डैमेज होता है, लेकिन गारंटी कब अराइज होती है, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट अब आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट। तो बेलमेंट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स और एसेट्स फ्रॉम वन पार्टी बेलर टू अनदर पार्टी बेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस विद इन अंडरस्टैंडिंग दैट द गुड्स विल बी रिटर्न और डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बेलमेंट क्या होता है, यह भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स और एसेट। जो आपके गुड्स है या आपका कोई एसेट है, उसकी पोजीशन को, मतलब उसको आप किसी और पर्सन के पास ट्रांसफर कर देते हैं। अब जिसके पास ट्रांसफर करते हैं, दो लोग होते हैं इसके अंदर। वन पार्टी जो ट्रांसफर कर रहा होता है अपने एसेट को, वो कहलाता है बेलर, और जिस पर्सन के पास ट्रांसफर करा जा रहा होता है, दिया जा रहा होता है उसे, वो कहलाता है बेली। और किस लिए दिया जाता है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक काम की वजह से दिया जाता है। और उसमें ये लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो बेली है, वो उन गुड्स को वापस बेलर को रिटर्न कर देगा, या जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करी गई होगी वो करी जाएगी उस एसेट्स के साथ। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है। तो बेलर रिटेन ओनरशिप बट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन टू बेली। जो गुड्स की ओनरशिप होती है, मतलब जो मालिकाना हक होता है, वो बेलर के पास ही रहता है, बस वो गुड्स को कुछ टाइम के लिए बेली के पास ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट है पर्पस एंड रिटर्न। तो गुड्स आर ट्रांसफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और यूज। जो गुड्स हैं वो किस लिए ट्रांसफर करे जाते हैं, किसी पर्पस के लिए या किसी यूज के लिए ट्रांसफर करे जाते हैं। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न इन द सेम और अल्टर्ड कंडीशन एज एग्रीड। और सेम कंडीशन में, या अगर कोई एग्रीमेंट है कि इनको चेंज करके देना है, तो उस अल्टर्ड कंडीशन में बेलर के पास वापस आएंगे। नेक्स्ट है टाइप। तो बेलमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन पर्पस सच एज सेफ कीपिंग, फॉर हायर, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। बेलमेंट को हम कई टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग। कई बार सेफ कीपिंग के लिए बेलमेंट करी जाती है, कई बार उसे हायरिंग के लिए करी जाती है, और कई बार म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बेलमेंट की जाती है। अब जो बेलर और बेली हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो ड्यूटी ऑफ केयर। बेली ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू इंश्योर दैट सेफ कीपिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स। जिस पर्सन को गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं, उसके पास ड्यूटी आ जाती है कि वो उन गुड्स को सेफ कीप करके रखे और उनका प्रॉपरली यूज करे। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। तो बेलर हैज द राइट टू रिक्लेम द गुड एट द एंड ऑफ बेलमेंट पीरियड और अपॉन कंप्लीशन ऑफ पर्पस। जो पर्सन गुड्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, उसके पास राइट रहता है कि जैसे ही पर्पस पूरा हो जाए, या जितने टाइम के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो वो दोबारा उन गुड्स को ले सकता है अपने पास। एग्जाम्पल लेंगे आपके इसमें स्टोरेज एग्रीमेंट। व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयरहाउस और स्टोरेज फैसिलिटी। जब स्टोरेज फैसिलिटी या वेयरहाउस में गुड्स रखे जाते हैं तो वो भी बेलमेंट होती है। उसके बाद लैंडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को लैंड करा जाता है, बोरो दे दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो वो भी आपका बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लीगल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। लाइबिलिटी। तो बेली में बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज टू द गुड्स अनलेस कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अगर बेली के पास गुड्स हैं और उन गुड्स को कुछ हो जाता है, तो वो उस गुड्स के लॉस के लिए लाइबल होगा, वो बेलर को उसका लॉस का कंपनसेशन करके देगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से लॉस होता है जो बेली के कंट्रोल के बाहर थे, उसकी पावर के बियॉन्ड थे, तो फिर उसे कंपनसेट करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। बेलमेंट एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ पर्पस और रिटर्न ऑफ गुड्स एज एग्रीड अपॉन। बेलमेंट कब खत्म हो जाती है, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाए या आपके गुड्स वापस हो जाएं, या फिर जो आपका पर्पस था वो पूरा हो जाए।
ठीक है, ये आपका बेलमेंट का कंसेप्ट था। अब इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का। तो अब प्लेज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल गुड्स, टिपिकली वैल्यूएबल आइटम्स सच एज ज्वेलरी, सिक्योरिटी और गुड्स बाय अ डेटर टू अ क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट और ऑब्लिगेशन। प्लेज का मतलब क्या होता है, इसमें भी जो मूवेबल गुड्स होते हैं आपके, जिसमें आपकी ज्वेलरी, सिक्योरिटीज और गुड्स आ जाते हैं, उनकी पोजीशन को ट्रांसफर करा जाता है किसके पास से, डेटर के पास से क्रेडिटर के पास। मतलब जिससे आप लोन ले रहे हैं या कोई डेट ले रहे हैं, उसको आप एज अ सिक्योरिटी अपनी गुड्स दे देते हैं रखने के लिए, तो उसे कहा जाता है प्लेज। जो पर्सन गुड्स दे रहा होता है वो कहलाता है डेटर, और जिस पर्सन को गुड्स दिए जा रहे होते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। ठीक है, फीचर क्या क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहले सिक्योरिटी इंटरेस्ट। प्लेज सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन सच एज रिपेमेंट ऑफ लोन। प्लेज किस लिए करी जाती है, एज अ सिक्योरिटी के लिए करी जाती है कि जो आपने लोन लिया है आप उसकी रिपेमेंट करेंगे, उसके लिए आप एक सिक्योरिटी रख रहे होते हैं क्रेडिटर के पास। नेक्स्ट है पोजीशन विद प्लेजी। प्लेजी क्रेडिटर होल्ड पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द डेट इज रिपेड और ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड। जो क्रेडिटर होता है उसके पास गुड्स की पोजीशन रहती है तब तक जब तक आप उसके डेट को रिपे नहीं कर देते या आपकी जो ऑब्लिगेशन है आप उसे फुलफिल नहीं कर देते। नेक्स्ट है राइट टू सेल। तो इफ द डेट इज नॉट रिपेड द प्लेजी में सेल द प्लेज गुड टू रिकवर द डेट। अगर आप डेट नहीं पे करते हैं तो प्लेजी के पास राइट आ जाता है कि वो आपके इन गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, फिर आता है ड्यूटीज एंड राइट। तो सेफ कीपिंग, प्लेजी हैज द ड्यूटी तो सेफली कीप द प्लेज गुड्स। जो क्रेडिटर होता है या प्लेजी होता है उसकी ड्यूटी होती है कि जो उसको गुड्स एज अ सिक्योरिटी दिए गए हैं वो उनकी सेफ कीपिंग रखे। फिर राइट ऑफ सेल, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट प्लेजी हैज द राइट टू सेल द प्लेज गुड आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। अगर पर्सन पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो प्लेजी के पास राइट आ जाता है कि वो उन गुड्स को सेल कर दे एक ड्यू नोटिस देने के बाद। एग्जाम्पल है इसमें आपका पोन ब्रोकर ट्रांजेक्शन। अ कॉमन एग्जाम्पल वेयर गुड्स आर प्लेज इज एक्सचेंज फॉर लोन। लोन के लिए जब गुड्स रखे जाते हैं तो वो भी प्लेज का एग्जाम्पल होता है। सिक्योर लोन के लिए एज अ सिक्योरिटी जब प्लेजिंग करी जाती है तो वो भी आपके इसका ही एग्जाम्पल होता है प्लेज का। लीगल इंप्लीकेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। लीगल टाइटल रिमेन विद द प्लेजर बट द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट पास टू प्लेजी। जो गुड्स का टाइटल होता है मतलब मालिकाना ओनरशिप होती है एक तरीके की, वो प्लेजर के पास ही रहता है, बस गुड्स प्लेजी के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फोर क्लोजर, तो इफ डेट इज नॉट रिपेड प्लेजी में इन्फोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सेलिंग द प्लेज गुड्स। अगर डेट को रिपे नहीं करता है प्लेजर तो फिर प्लेजी के पास राइट आ जाता है कि वो उन गुड्स को सेल करके अपने डेट की अमाउंट रिकवर कर सकता है। डिफरेंस क्या होता है आपका बेलमेंट एंड प्लेज के अंदर, तो पर्पस के बेसिस पर है। बेलमेंट इज फॉर सेफ कीपिंग और स्पेसिफिक यूज वेयर प्लेज इज फॉर सिक्योरिंग अ डेट और ऑब्लिगेशन। बेलमेंट किस लिए करी जाती है, गुड्स की सेफ कीपिंग के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वहीं प्लेजिंग किस लिए करी जाती है, एक डेट को एज अ सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो इन प्लेज पोजीशन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट पास टू प्लेजी। प्लेज के अंदर जो पोजीशन है और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो प्लेजी के पास आ जाता है, लेकिन बेलमेंट के अंदर सिर्फ पोजीशन जाती है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं जाता है। टर्मिनेशन, बेलमेंट एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ पर्पस और रिटर्न ऑफ गुड्स वेयर प्लेज एंड्स अपॉन रिपेमेंट ऑफ डेट और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। बेलमेंट कब खत्म हो जाती है, जब जो आपका पर्पस है वो पूरा हो जाए या आप गुड्स को रिटर्न कर दे, वैसी बेलमेंट खत्म। लेकिन प्लेज कब खत्म होती है, जब आपकी जो ऑब्लिगेशन है या डेट है आप उसे रिपे कर देते हैं, तब आपकी प्लेज खत्म होती है। ये हो गया आपका बेलमेंट एंड प्लेज का कंसेप्ट। अब लास्ट कंसेप्ट है जो वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ लीगल एग्रीमेंट वेयर वन पर्सन द प्रिंसिपल अपॉइंट अनदर पर्सन द एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ इन लीगल मैटर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर एक पर्सन जो आपका प्रिंसिपल कहलाता है वो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, रखता है एज अ एजेंट, किस लिए, अपने बिहाफ पर लीगल मैटर्स में डील करने के लिए या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए। तो वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब प्रिंसिपल कौन होता है, तो दिस इज द पर्सन हु अपॉइंट द एजेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। वो पर्सन जो एजेंट को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पर सारे वर्क परफॉर्म करने के लिए, वो कहलाता है प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल कुड बी इंडिविजुअल, कंपनी और एनी अदर लीगल एंटिटी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो प्रिंसिपल है वो कोई भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है या फिर कोई भी लीगल एंटिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके वो प्रिंसिपल बन सकती है। एजेंट कौन होता है, द एजेंट इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल।
वो पर्सन जो प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंट करा जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए या प्रिंसिपल के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए। द एजेंट में हैव अथॉरिटी टू एक्ट इन वेरियस कैपेसिटी सच एज नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग परचेज और हैंडलिंग लीगल मैटर। जो एजेंट है उसकी कई सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएट कर सकता है, परचेज कर सकता हो और लीगल मैटर्स में भी हैंडल कई बार करने दिया जाता है एजेंट को। नेक्स्ट है अथॉरिटी। तो द अथॉरिटी ऑफ एजेंट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जो एजेंट की अथॉरिटी है कि उसके पास कितनी पावर रहेंगी वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकती हैं। एक्सप्रेस अथॉरिटी इज एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड बाय प्रिंसिपल टू एजेंट थ्रू रिटन और ओरल इंस्ट्रक्शन। जो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी होती है वो जो प्रिंसिपल होता है वो रिटन में या ओरल में एजेंट को बताता है। वाइल इम्प्लाइड अथॉरिटी इज इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप और नेसेसरी टू कैरी आउट एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड टास्क। लेकिन जो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग और एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड टास्क को मतलब जो उसे टास्क करने के लिए बोला गया है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी आती है उसके पास। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द एजेंट ओ सर्टेन ड्यूटीज टू प्रिंसिपल सच ए ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल, ड्यूटी टू कीप अकाउंट्स एंड ड्यूटी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो एजेंट है उसकी कई सारी ड्यूटीज होती हैं कि उसे लॉयल रहना है, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, रीजनेबल केयर के साथ सारे काम करने हैं, अकाउंट्स को बना के रखना है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है। कंपनसेशन ट्रोपिकली एजेंट आर एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फॉर देयर सर्विस अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। जो एजेंट होता है उसे अपने काम के लिए कंपनसेट करा जाता है। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, फीस, सैलरी और एग्रीड अपॉन पेमेंट। ये कैसे भी हो सकता है, एज अ कमीशन, एज अ फी, एज अ सैलरी और एज अ एग्रीड अपॉन पेमेंट मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन। तो द एजेंसी रिलेशनशिप में स्पेसिफाई ड्यूरेशन कैन बी टर्मिनेटेड इन सेवरल वेज सच एज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक्सपायरेशन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, कंप्लीशन ऑफ एग्रीड अपॉन टास्क और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर पार्टी। तो जो एजेंसी की रिलेशनशिप है वो कैसे टर्मिनेट हो सकती है, या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से, मतलब आपस में दोनों कहें कि अब हमें खत्म कर देनी है तो हो जाएगी, जो उनका टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो जाए तो खत्म हो जाएगी, जो उनको टास्क परफॉर्म करना था वो पूरा हो जाए तो एजेंसी की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से खत्म हो जाती है। लाइबिलिटी। एजेंट में भी लाइबल फॉर देयर एक्शन और ओमिशन व्हाइल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जो एजेंट है वो अपने एक्शन और ओमिशन के लिए लाइबल रहेगा जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क कर रहा होगा। लाइकवाइज प्रिंसिपल में भी लाइबल फॉर एक्शन देयर एजेंट इफ दोज एक्शन वर विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। और अगर वो सारे काम अपनी एजेंट अथॉरिटी के अंदर रहकर कर रहा है तो उसके लिए फिर प्रिंसिपल लाइबल हो जाएगा अगर वो कोई भी गलत काम करता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाती है। छोटी सी यूनिट थी, सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं जो जो आपके सिलेबस में दी गई थी। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।